क्या रूसी एयर डिफेंस सिस्टम ने अजरबैजानी फ्लाइट को मार गिराया? अमेरिका ने भी अब अजरबैजान के आरोपों में क्यों सुर मिलाया है, जानेंगे क्या चल रहा है यहाँ पर। वहीं दूसरी तरफ जापान ने अब दुनिया को हैरान कर दिया है और अपना जो डिफेंस बजट लाया है उसे देखकर हड़बड़ा गई है दुनिया। जानेंगे क्या है मामला। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। शुक्रवार को एक अमेरिकी अधिकारी ने दावा किया है कि रूसी एयर डिफेंस सिस्टम ने अजरबैजानी विमान को गिराया हो सकता है। अमेरिकी अधिकारी ने दावा तब किया है। अजरबैजान के डिजिटल विकास और परिवहन मंत्री नबियेव ने विशेषज्ञ विश्लेषण और जीवित बचे लोगों के बयानों का हवाला देते हुए सुझाव दिया है कि विमान पर हथियार से हमला किया गया था। नबियेव ने अजरबैजानी मीडिया को बताया है कि विशेषज्ञों के शुरुआती जांच बाहरी प्रभाव की ओर इशारा करते हैं, जैसा कि गवाहों की गवाही से पता चलता है। नबियेव ने कहा कि प्रभाव में इस्तेमाल किए गए हथियार के प्रकार का पता जांच के दौरान लगाया जाएगा। व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा प्रवक्ता जॉन किर्बी ने शुक्रवार को संवाददाताओं को बताया कि अमेरिका ने कुछ शुरुआती संकेत देखे हैं जो निश्चित रूप से इस संभावना की ओर इशारा करते हैं कि रूसी वायु रक्षा प्रणाली ने इस जेट को मार गिराया है। लेकिन चल रही जांच का हवाला देते हुए उन्होंने विस्तार से बताने से इनकार कर दिया है। अमेरिका और अजरबैजान के बयानों ने रूस पर दबाव बढ़ा दिया है, जिसने पहले कहा था कि उस क्षेत्र में ड्रोन हमला हो रहा था जहां अजरबैजान एयरलाइंस का विमान उतरने वाला था। जब उनसे पूछा गया कि क्या अमेरिका के पास ऐसी खुफिया जानकारी है जिससे उसे इस निष्कर्ष पर पहुंचने में मदद मिले, या फिर अमेरिका दुर्घटना के दृश्य आकलन के आधार पर विशेषज्ञों के सूचित अटकलों पर भरोसा कर सके, तो किर्बी ने जवाब दिया हाँ, लेकिन उन्होंने आगे कोई और जानकारी नहीं दी। आपको बता दें, विमान बुधवार को अजरबैजान की राजधानी बाकू से रूसी गणराज्य चेचन्या की क्षेत्रीय राजधानी ग्रोजनी की तरफ उड़ान भर रहा था जब ये कजाकिस्तान की ओर मुड़ा और उतरने का प्रयास करते समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया। दुर्घटना में 38 लोगों की मौत हो गई और 29 लोग घायल हो गए। दुर्घटना में बचे यात्रियों और चालक दल ने अजरबैजान मीडिया को बताया कि उन्होंने विमान में तेज आवाजें सुनी जब ग्रोजनी के ऊपर से ये चक्कर लगा रहे थे। वहीं क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने इस दावे पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया कि रूसी वायु रक्षा सिस्टम ने विमान को मार गिराया है। उन्होंने कहा कि दुर्घटना का कारण निर्धारित करना जांचकर्ताओं पर निर्भर करेगा। पेस्कोव ने संवाददाताओं के साथ एक कॉन्फ्रेंस कॉल में कहा कि हवाई घटना की जांच की जा रही है। हमें नहीं लगता है कि जब तक जांच के परिणाम नहीं निकल आते हैं तब तक हमें कोई आकलन करने का अधिकार है। खैर, अब जहां एक तरफ ये सीन बड़ा बन रहा है तो वहीं दूसरी तरफ जापान ने चाइना को नए टेंशन में ला दिया है। दरअसल दूसरे विश्व युद्ध के बाद जापान शांति वाले मोड में चला गया था और इस शांति वाला मोड उसे कितना भारी पड़ा है वो अब जाकर देखने को मिल रहा है जापान को। वो तो भला हो शिंजो आबे का, जो सही समय पर जाग गए। हालांकि फिर भी बहुत देर हो गई, पर कम से कम जाग तो गए और इन्होंने अपने नियमों में बदलाव करना शुरू कर दिया, क्योंकि ये जान गए चाइना और कोरिया ये इनके लिए सबसे बड़ी समस्या बनने वाले हैं। जापान ने अब साल 2025 तक अपने रक्षा बजट को बढ़ाकर $55 बिलियन करने का फैसला किया है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। शुक्रवार को जापानी कैबिनेट ने बजट में वृद्धि को मंजूरी दी है, जिसका मकसद लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलों के साथ जापान के स्ट्राइक बैक क्षमता के निर्माण में तेजी लाना है। जापान उत्तर कोरिया, चीन और रूस से बढ़ते खतरों से खुद को बचाने के लिए टॉमहॉक्स को तैनात करना चाहता है। वर्तमान में जापान राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति के तहत 5 वर्षीय सैन्य निर्माण कर रहा है। यह वर्ष 2022 में जापान की तरफ से सुरक्षा रणनीति अपनाने का तीसरा साल है। जापान का लक्ष्य 115 ट्रिलियन येन से ज्यादा अपने डिफेंस पर खर्च करना है, जो 730 बिलियन अमेरिकी डॉलर के राष्ट्रीय बजट बिल के बराबर है।
हालांकि इसे लागू होने के लिए मार्च तक संसद की मंजूरी की जरूरत होगी। साल 2024 में भारत ने अपने रक्षा खर्च के लिए लगभग 75 बिलियन अमेरिकी डॉलर आवंटित किए थे, जो भारत के जीडीपी के 2% से थोड़ा कम है। भारत सैन्य खर्च में तीसरे स्थान पर है। इससे पहले 3 स्थान अमेरिका, चीन और रूस है। एक रिपोर्ट के मुताबिक हाल ही में जापान 10वें स्थान पर था, लेकिन नई रक्षा रणनीति के तहत टोक्यो आखिरकार अपने वार्षिक सैन्य खर्च को लगभग 10 ट्रिलियन येन यानी कि 63 बिलियन डॉलर तक दुगना करने की योजना बना रहा है, जिससे संयुक्त राज्य अमेरिका चीन के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सैन्य खर्च करने वाला देश बन जाएगा। जापान लंबी दूरी की मिसाइलों के साथ स्ट्राइक बैक क्षमता हासिल करने के लिए वित्त वर्ष 2025 के अंत में यूएस निर्मित टॉम हॉक्स मिसाइलों को तैनात करने की तैयारी कर रहा है, जो दूर के लक्ष्यों को मार सकती है। बजट में तथाकथित स्टैंड ऑफ डिफेंस सिस्टम के लिए 940 बिलियन येन आवंटित किए गए हैं, जिसमें लंबी दूरी की मिसाइलें, सैटेलाइट ग्रुप और अन्य शस्त्रागार भी शामिल हैं। इस बजट में एजिस क्लास के डिस्ट्रॉयर से टॉम हॉक्स को लॉन्च करने के लिए उपकरणों की खरीद और दूसरे कंपोनेंट्स के लिए 1.8 बिलियन येन यानी कि करीब 11.4 मिलियन डॉलर शामिल है। अपनी मिसाइल रक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए जापान ने 533 बिलियन येन और खर्च करने की योजना बनाई है, जिसमें ओकिनावा में लगाए जाने वाले इंटरसेप्टर और एक मोबाइल टोही रडार की खरीद शामिल है, जहां लगभग 50,000 अमेरिकी सैनिकों से आधे से ज़्यादा तैनात हैं। सैन्य निर्माण के हिस्से के रूप में जापान संयुक्त विकास में भाग लेकर और विदेशी बिक्री को बढ़ावा देकर अपने बड़े पैमाने पर घरेलू रक्षा उद्योग को मजबूत करने पर भी जोर दे रहा है। माना जा रहा है कि चाइना की वजह से बुरी तरीके से अब जापान अपनी तैयारियों को बढ़ावा दे रहा है, क्योंकि उसे अब लग रहा है कि उसके ऊपर खतरा धीरे धीरे मंडराता जाता है और ये खतरा बहुत ही खतरनाक रूप ले लेगा। हाल के दिनों में चाइना ने जिस तरीके से अपनी शक्तियों का प्रदर्शन किया है, ये शक्तियां भी दिखला रही हैं कि हाँ, चाइना के पास काफ़ी चीज़ें अब आ रही हैं जो उनके पड़ोसियों के लिए एक बड़ा सिरदर्द बन सकती है। चाइना अपने किसी भी पड़ोसी के साथ रिश्ते को सही नहीं रखता है, ये तो साफ साफ देखने को मिल चुका है। ऐसे में ये चाह रहे हैं कि जितनी जल्दी हो सके अपने आप को मजबूत किया जाए ताकि पुराना वाला सीन न हो। हालांकि ये जो चाह रहे हैं ये गलत भी नहीं चाह रहे हैं, पर समस्या ये है कि इतनी जल्दी चाइना को बराबर पे लाना आसान नहीं होने वाला है। और दूसरी बड़ी चीज ये है कि अभी की बात करें तो अभी तो जापान की इकोनॉमी भी उस तरीके की नहीं है। जापान के ऊपर एक बड़ा कर्जा पहले से है, तो ऐसे में जापान के लिए कई मुश्किलें सामने आने वाली हैं और ये मुश्किलें मुसीबत को और ज़्यादा बढ़ा सकती हैं। हालांकि धीरे धीरे जो चल रही है स्थिति, उसे देखते हुए यही लग रहा है कि जितने भी चाइना के पड़ोसी हैं उनको तैयार रहने की ज़रूरत है। कल किस तरीके से क्या आ जाए और कैसी परिस्थिति बन जाए कहना मुश्किल है, इसलिए जितनी ही अच्छी तैयारी रखें उतना ही बेहतर होगा। वैसे आपको क्या लगता है, क्या चाइना अपने पड़ोसियों के साथ कभी तरीके से रिश्तों को रख सकता है या फिर ये चीज़ें आगे चलकर और भी बुरा रूप लेंगी? कमेंट कर अपने राय को जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।